आभासी दुनिया का सच। लगभग 2 वर्ष तो हो ही गए होंगे दीक्षित जी को इस कॉलोनी में घर लिए हुए। गृह प्रवेश के समय उन्होंने कॉलोनी के सभी लोगों को बुलाया था। वहीं उनसे परिचय हुआ। केंद्र सरकार की सेवा में उच्च पद से सेवानिवृत्ति उपरांत मिले फंड आदि से उन्होंने यह मकान लिया था। इकलौते बेटा बहू इसी शहर में किसी कंपनी में कार्यरत थे। 4 लोगों वाले उस घर में प्रायः सन्नाटा ही पसरा रहता। चूंकि हमारा घर उनके घर के बिल्कुल सामने ही है, तो आते जाते वहां नजर पड़ ही जाती थी। दीक्षित जी कभी कभार ही घर से बाहर निकलते थे। प्रायः अपने घर के लॉन में ही कुर्सी डालकर पत्नी के साथ बैठकर आने जाने वालों को निहारते रहते थे। अफसरियत या स्वभावगत जो भी कारण हो, उन्होंने कभी भी आगे रहकर बातचीत करने की पहल नहीं की। हमारे अभिवादन करने पर ही वे बोला करते थे। बेटा बहू भी किसी से बात नहीं करते थे। छुट्टी वाले दिन वे चारों अपनी कार से घूमने निकल जाते। ज्ञात यह भी हुआ कि रूखा व्यक्तित्व होने के कारण अपने कार्यकाल के समय दीक्षित जी बहुत अलोकप्रिय अधिकारी रहे थे। एक शाम हम ऑफिस से लौटे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटे ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर बदहवास हालत में दीक्षित जी की पत्नी को खड़े पाया। इन्हें पता नहीं क्या हुआ, बैठे बैठे बेहोश हो गए। वे उसी बदहवास हालत में जल्दी जल्दी बोल रही थीं। आप परेशान ना हो, हम चलकर देखते हैं, कहते हुए हमने अपने कपड़े भी नहीं बदले और उनके साथ चले आए। पीछे पीछे हमारी श्रीमती भी आ गईं। लॉन की कुर्सी पर अचेतावस्था में पड़े दीक्षित जी को उनकी पत्नी के सहयोग से हमने अंदर कमरे में दीवान पर लिटा दिया। चेहरे पर पानी के छींटे डालने पर वे थोड़ा चैतन्य हुए। श्रीमती दीक्षित मोबाइल पर किसी से संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रही थीं। तभी उनके मोबाइल पर ही कॉल आ गई। कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ हो तुम लोग, कहते कहते वे रुआंसी हो गईं। जल्दी आओ, थोड़ी आश्वस्त होकर उन्होंने कॉल काट दी। बेटा बहू आने ही वाले हैं। उनके चेहरे पर अब थोड़ा सुकून था। कुछ ही समय में उनके बेटा व बहू आ गए। हमें देख वे चौंके तो श्रीमती दीक्षित ने हमारे आने का कारण उन्हें बता दिया। ये डायबिटिक हैं। आज मंगलवार है तो व्रत में होने से शुगर लेवल कम हो गया होगा, कहते हुए बेटा ग्लूकोमीटर उठा लाया और उनकी शुगर जांचने लगा। कहा था न, शुगर कम हो गई होगी, ग्लूकोमीटर दिखाते हुए वह बोला। कुछ खिला दो मम्मी, इन्हें बेटे के लहजे में थोड़ी खींच थी। धन्यवाद अंकल, बेटे के चेहरे पर किंचित कृतज्ञता के भाव उभर आए। कोई बात नहीं बेटा, इंसान ही इंसान के काम आता है। हमने ऐसे अवसर पर बोला जाने वाला ब्रह्म वाक्य बोला और अपने घर लौटने लगे। अंकल आप अपना नंबर दे दीजिए, कुछ सकुचाते हुए वह बोला। अच्छा आप अपना नंबर बोल दीजिए, मैं कॉल करता हूँ तो मेरा नंबर भी आपके पास आ जाएगा। आदित्य के नाम से सेव कर लीजिए, कहते हुए उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाल लिया। इस घटना को 4-5 महीने हो गए। उस दिन के बाद इतना परिवर्तन हुआ था कि आमना सामना होने पर आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती और वह सिर हिलाकर अभिवादन भी करने लगा। श्रीमती दीक्षित भी हमारी श्रीमती से अपने दरवाजे पर खड़े खड़े थोड़ी बात कर लेती। दीक्षित जी भी अभिवादन का जवाब देने लगे थे, लेकिन कॉलोनी के बाकी लोगों के साथ उनका बर्ताव वैसा ही रहा। फेसबुक पर आई आदित्य की फ्रेंड रिक्वेस्ट को हमने एक्सेप्ट करके उसकी प्रोफाइल देखी। उच्च शिक्षित आदित्य एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत था। उसके फ्रेंडों और फॉलोवरों की संख्या हजारों में थी। उसकी पोस्टों पर सैकड़ों लाइक और कमेंट्स आते थे। एक रात 11-11:30 बजे के करीब आदित्य की कॉल आई। सॉरी अंकल, इतनी रात को कॉल किया, दरअसल पापा एक्सपायर हो गए। कॉल रिसीव करते ही उधर से आदित्य की कुछ परेशान सी आवाज आई। हम अभी आ रहे हैं, बिस्तर से उठते हुए हमने कहा। अभी रहने दीजिए अंकल, आप सुबह आ जाइए। आदित्य ने मना कर दिया। सुबह आकर क्रियाकर्म का सामान लाना होगा। यहाँ कॉलोनी के लोगों से भी कह देंगे, हमने थोड़ा जिम्मेवारी दर्शाते हुए कहा। कह दीजिए, उसने लगभग उदासीन ढंग से कहा। वैसे मैंने सोशल मीडिया पर मैसेज डाल दिया है, परिचित लोगों तक खबर पहुंच ही जाएगी।
आत्मविश्वास से भरे लहजे से यह कहकर आदित्य ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कल सुबह उठकर हम पति पत्नी चाय लेकर दीक्षित जी की घर पहुंच गए। उनके यहाँ पहुंचने वाले हम पहले व्यक्ति थे। हमने कॉलोनी के अन्य लोगों को भी यह खबर दे दी थी। कुछ देर में उनके 2-3 रिश्तेदार भी आ गए। उन्होंने क्रियाकर्म की तैयारियां आरंभ कर दी। अंतिम यात्रा का क्या समय दिया है, हमने 10 बजा रही घड़ी को देखते हुए पूछा। 9 बजे का, आदित्य के स्वर में थोड़ी चिंता थी। हमने मोबाइल में फेसबुक पर आदित्य का स्टेटस देखा। उसने पिताजी के फोटो के साथ उनके निधन की पोस्ट डाली थी। इस पोस्ट पर 3800 से ज्यादा सड वाली इमोजी और 900 से ज्यादा RIP या सादर नमन, विनम्र श्रद्धांजलि के मैसेज आए थे। ये मिनट दर मिनट बढ़ रहे थे। अंतिम यात्रा की तैयारी पूर्ण हो गई थी। 11 बजे तक हम 6-7 लोगों के अलावा कोई नहीं आया था। कॉलोनी के लोग अपने गेट तक आते और अंतिम यात्रा की कोई प्रक्रिया न देख वापस घरों में बैठ जाते। कॉलोनी के लोगों को बुला लें, आदित्य के चेहरे पर फैल रही निराशा को देख हमने आदित्य से पूछा। जी रुआन से हो चुके आदित्य के मुंह से बस इतना ही निकल सका। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।